वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए आपके लिए जो है प्रत्येक शिफ्टों के बाद यहाँ पर मैथ और जीके के जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के जो है यहाँ पर सेट चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन के जो है 10 प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका 17 नवंबर शिफ्ट 1 के बाद के जो है ये सारे प्रश्न है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी के आय का अनुपात यानी कि इनकम का रेशियो कितना 1:2 है। उनके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात 2:3 है। फिर बोला गया कि यदि बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी और ए के बचत का यानी कि सेविंग का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो दिया गया क्वेश्चन में उसे हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर ए और बी का क्या दिया गया है, इनकम यानी कि आय दिया गया है। कितना अनुपात है, तो 1:2 है, यानी कि 1:2। और यहाँ पर फिर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना दिया गया, तो खर्च आपका कितना दिया गया, 2:3। तो यहाँ पर फिर अगले लाइन में बोला गया है कि बी के व्यय का 80% यानी कि बी का व्यय कितना है, 3 यूनिट, और ए का आय कितना है, 1 यूनिट। यानी कि बी के व्यय का 80%, तो बी का व्यय अगर 3 यूनिट है तो उसका 80% कितना होगा, तो 3 यूनिट का 80% 2.4 यानी कि 2.4 होगा। तो जो कि किसके बराबर है, ए की आय के बराबर है। लेकिन ए की आय यहाँ पर कितनी है, 1 यूनिट है। तो लेकिन रहना कितना चाहिए था, 2.4। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस होल रेशियो को 2.4 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, इस यानी कि ये जो है लाइन के हिसाब से आपका इनकम और यहाँ पर जो है बी का एक्सपेंडिचर असल में इसके 80% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2.4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2.4, और यहाँ पर गुना करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 4.8। यानी कि ये जो है अब नया इनकम का अनुपात कितना आ गया, 2.4:4.8। और ये आपका एक्सपेंडिचर का अनुपात था। पूछा क्या जा रहा है, सेविंग का रेशियो यानी कि बचत का अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आय माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सेविंग यानी कि बचत निकल जाएगी। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2.4 माइनस 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.4 अनुपात 4.8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.8। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर से पॉइंट आपका चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 9 बार में। तो ये आपका क्या आ गया, ए और बी के बचत का अनुपात आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर उल्टा पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बी और ए के बचत का अनुपात कितना है। तो बी का बचत कितना हुआ, 9 यूनिट, ए का बचत कितना हुआ, 2 यूनिट, यानी कि कितना आपका आंसर हो जाएगा, 9:2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक किसान ने अपने खेत में फसल उगाने के लिए साहूकार से 1,32,000 रुपये उधार लिए। ब्याज की दर जो है 12.5% वार्षिक है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। तो 2 वर्ष के अंत में उसने 1,07,062.5 रुपये और अपना स्कूटर देकर ऋण का भुगतान किया। यानी कि जो उसने कर्ज किया था वो इतना रुपया और एक स्कूटर उसे को जो है देकर क्या कर दिया, ऋण को चुकता कर दिया, यानी कि कर्ज को चुकता कर दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्कूटर की कीमत क्या थी। यानी कि ये तो जितना रुपया दिया गया वो दिया ही गया, उसके साथ जो ये स्कूटर दिया गया था वो स्कूटर का दाम कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, यहाँ पर हमें निकालना होगा टोटल अमाउंट, कि टोटल जो है उसे देना कितने रुपये था 2 साल के बाद, यानी कि कितना मिश्र धन उसे देना था। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपने मेरा जो है इस कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने इसी चैनल पर फुल फ्लेज वीडियो डालकर रखा था, वहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर उस वीडियो में मैंने रेशियो से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बताया था। तो 2 साल का वहाँ पर मैंने बताया था रेशियो होता है क्या, 2:1। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो 12.5% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1/8 होता है। कितना हो जाता है आपका, 1/8। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 1,32,000 का 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आपका कितना बचिए 5। तो 8×6 48, 8×5 40, यानी कि 16,500। अब क्या करेंगे, 16,500 का भी 8% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आपका, 8×6 48,
8 छः 48, 2 बचा तो 8, 2 बचा तो 8 दूनी 16, 8 पचे 40। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे सीधा से, और फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा 2 साल का। यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे, 16 दूनी 32, एक 33,000 रुपये, कितने आ गए 33,000, प्लस 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2062.5, दोनों का योग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2000 है, यानी कि 33 और 2 35,062.5 रुपये आपके आ गए। तो यहाँ पर से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इतना तो आपका ब्याज आ गया, उसमें क्या करेंगे, मूलधन जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा टोटल आपका यहाँ पर से अब आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन आ जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर से 2 6 0 5 2 7 13 3 16, ये आपका टोटल अमाउंट से जो है 2 साल के बाद इतना देना था। उनमें से इतने रुपये में से उसने 1,07,000 यानी कि यहाँ पर लिख लेते 1,07,062.5 रुपये क्या कर दिया, जमा कर दिया। बाकी जो बचा उतने रुपये को उसने क्या कर दिया, स्कूटर दे दिया। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, स्कूटर का दाम निकल जाएगा कि कितना था, स्कूटर का दाम निकल जाएगा। तो माइनस करेंगे यहाँ पर कितना, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 0, 6 में से 6 0 0 0, यहाँ पर कितने आ गए 6, यानी कि स्कूटर का दाम कितना था, तो 60,000। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सप्ताह में चाय के थैले का मूल्य 350 रुपये, 280, 340, 270, 360, 310 और 300 थे। तो इसके प्रास यानी कि रेंज क्या होगा। तो प्रास निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी संख्याएं दी गई उनमें से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी अंक ढूंढेंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 270, कितनी है 270, और आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हमें 360 दिख रही है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है 360। तो हमें क्या करना होता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का क्या करेंगे, डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे, और जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या हो जाता है, रेंज यानी कि प्रास कहलाता है। तो कितना हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ पर आपका 360 माइनस 270 करेंगे तो आपका 90 डिफरेंस आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले ये आपका पूर्णांक में है तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 एक 21/5 माइनस 10 31 एक 31 आपका यहाँ पर 10 हो जाएंगे। फिर आपका क्या है, ऑफ है, 7 एक 8 यहाँ पर आपके 7 हो गए। यहाँ पर क्या करेंगे, भाग का साइन है तो रहने देंगे। यहाँ पर फिर आपके कितने 6 18 एक 19/3 माइनस आपके कितने हो जाएंगे 16/5 ऑफ 2 एक 3/2। हल कर लेंगे, जो भी आपका यहाँ पर कट रहा है उसे काट लेंगे। तो यहाँ पर आपके ये आपके 5 बार में चले जाएंगे, यहाँ पर आपके 4 बार में चले गए। फिर यहाँ पर आपका हल करेंगे तो 2 8 आपका यहाँ पर 16 चला गया, बाकी जो भी बचा यहाँ पर अब हल करेंगे तो ये आपके कितने 21/5, यहाँ पर 7 बचे 35 हो जाएंगे, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा 35। तो 5 सते 35 यानी कि 21 सते 147 माइनस 31 चौका पर कितना हो जाएगा 4 3 12 यानी कि 123। यहाँ पर आपका क्या है, डिवाइड है। फिर आपके कितने 19/3 यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 15, 3 पचे 15 यानी कि यहाँ पर आपके 95 माइनस आपके कितने हो जाएंगे 8 3 24, 24 3 आपके कितने हो गए यहाँ पर 72। हल करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस करने में 23 दूनी 46 यानी कि 24/35। यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे, यहाँ पर हम लोग 31 यहाँ पर 124 होगा आपका, 123 ने 124 होगा, 31 × 4 करेंगे तो 124 होगा, यानी कि माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 23/3 आएगा। फिर क्या है, भाग है, भाग को गुना में चेंज करते हैं तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाती है, और ये आपका यहाँ पर 35 था 23/35, तो संख्या उल्टा हो जाएगी, यानी कि 15 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, और 95 माइनस 72 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18 5 कितने आ जाएंगे 23। हल कर लेंगे 23 से 23 चला गया, 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में, या ये आपके 7 बार में चले जाएंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 3/7 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि समान लंबाई वाले 2 रेलगाड़ी समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 72 सेकंड में पार करती है। तो दोनों रेलगाड़ियों की
लंबाई का योगफल कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, बराबर, ये पहले लाइन में ही बोल दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते कि एक ट्रेन यानी कि एक रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो दो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल, 2x किलोमीटर, सॉरी 2x मीटर हो जाएगी। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, समय का फॉर्मूला लगाना होगा, यानी कि टाइम बराबर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दूरी आपकी कितनी हो गई, दोनों ट्रेन की लंबाई यानी कि 2x आपकी दूरी हो गई, 2x मीटर आपकी दूरी हो गई। दोनों क्या जा रही, एक ही दिशा में जा रही है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, तो स्पीड यानी कि चाल क्या हो जाएगा, घटेगा। तो 44 मेहनत 32 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 4 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूरी किस में हम लोगों ने माना, मीटर में, क्योंकि आंसर हमें मीटर में ही चाहिए, तो हम लोगों ने मीटर में ही माना। तो ये जो चाल भी होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, दूरी बटा चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, समय। तो कितना समय लगता है, तो 72 सेकेंड। हल करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एक रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो हम लोग फिर दो रेलगाड़ी की लंबाई भी निकाल लेंगे। तो हल करेंगे यहाँ पर से आपका 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 2 आपका चला गया, गुना करेंगे x बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 3 से आपके 72 चले जाएंगे तो कितना 24 बार में, यानी कि 24 25 आपका कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर। हमें क्या चाहिए, दो रेलगाड़ी की लंबाई का योगफल चाहिए, दोनों बराबर थे तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 240 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने व्यय का केवल 25% बढ़ाता है, उसे चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, आपसे पूछा जा रहा। तो किसी भी चीज़ की कीमत अगर वृद्धि होती है तो उसके कुल खर्च में भी वृद्धि होगी। तो अगर उसका कुल खर्च शुरुआत में 100% हो रहा था तो अब कितना हो रहा है, 150% हो रहा है। तो पहले जो है कोई भी खर्च खुद में कितनी होती है 100%, उसमें जो है मूल्य में वृद्धि होने के कारण अब जो है उसका खर्च कितना हो गया 150%, 50% की वृद्धि हो गई। तो बोल रहा है कि वो 150% खर्च नहीं करना चाहता, वो कितना खर्च करना चाहता है कि इतना खर्च करना चाहता है कि पहले जितना खर्च करता था उसमें क्या हो 25% की मात्र वृद्धि हो, यानी कि 100 से वो कितना खर्च करना चाहता है 125% खर्च करना चाहता है। लेकिन अगर वृद्धि में अगर खपत में कमी नहीं करेगा तो उसमें क्या होगी, खर्च में कमी नहीं आएगी। तो हमें क्या करना होगा, खपत में कमी करनी होगी। तो कितनी कमी करनी होगी, 150 तो असल में खर्च आ रहा है लेकिन वो खर्च कितना करना चाह रहा है 125% ही, यानी कि खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो 150 माइनस 125 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25, कितना आएगा 25। किस में हमें कमी करना है, तो इसे 150 में कमी करना है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 6 बार में 100/6 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 16.66, यानी कि 6-7% बोल सकते हैं। तो ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 महीने में एक कारखाने के एसी के लक्षित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन, यानी कि लक्ष्य रखा गया और जो वास्तविक उत्पादन किए गए प्रत्येक महीना में एसी के, उनकी यहाँ पर क्या दी गई है, संख्या दी गई है। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फरवरी और अप्रैल में एसी का वास्तविक उत्पादन का जनवरी और अप्रैल के लक्षित उत्पादन से अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनवरी और अप्रैल में लक्षित उत्पादन से अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फरवरी और अप्रैल, ये आपका फरवरी है और यहाँ पर आपके अप्रैल है, उसका जो है किसका वास्तविक उत्पादन, जो ऑरेंज वाले है वो आपका वास्तविक उत्पादन है। तो फरवरी में वास्तविक उत्पादन कितना था 50 और अप्रैल में आपके वास्तविक उत्पादन कितने थे तो 80। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 80 अब 50 आपके 130 होंगे, कितने होंगे 130। और फिर हमें क्या चाहिए, जनवरी और अप्रैल के, ये आपके जनवरी और इधर आपके अप्रैल के क्या चाहिए, लक्षित उत्पादन। लक्षित आपका कौन सा था, ब्लू वाला। तो लक्षित आपका ये 60 और आपके कौन से थे, अप्रैल। अप्रैल ये आपके कितने 90। तो टोटल कितने हो जाएंगे 9 6 15। इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है। तो 0 चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 13:15। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 450 रुपये में बेचा जाता है। यदि उस पर छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ प्राप्त होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितने रुपये में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना होगा मार्क्ड प्राइस निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर बेचेगा तब उसे 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अंकित मूल्य निकालना होगा। तो बेचा उस वस्तु को, बेचा उसे कितने में, 450 में, लेकिन कितने की छूट में बेच रहा था, तो 10% की छूट में। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10, यानी कि 10 यूनिट के सामान को 1 यूनिट के छूट यानी कि 9 यूनिट में बेच रहा था। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, मार्क्ड प्राइस। अब हमें मार्क्ड प्राइस से क्या निकालना है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य में क्या बोल रहा है कि जब उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, यानी कि 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4, यानी कि 4 यूनिट की कोई वस्तु को कितने में बेच रहा था, 5 यूनिट में बेच रहा था। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, सीपी। फिर सीपी के बाद क्या बोला था कि सीपी का 50% कितना होगा, यानी कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2, यानी कि सीपी का, यहाँ तक तो सीपी निकल गया, उसका 1/2 कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर हल करेंगे, आपका सीपी का 50% निकल जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 9×5 = 45, 45 से काटेंगे तो यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा, 10 बार में, और 2 से 4 आपके 2 बार में चले गए। तो 2 × 10 × 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 200 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी 4 नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पुस्तक की 6 प्रतियां एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जा सकती है जिसका भुगतान वर्ष के अंत में करना है, और उसी पुस्तक की 7 प्रतियां उसी मूल्य पर नगद भुगतान करके खरीदी जा सकती है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन सिर्फ आपको ये जो लैंग्वेज दिया गया उसे समझना था, बाकी ये क्वेश्चन आपका निहायत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि 6 प्रतियां 1 साल के बाद यानी कि वर्ष के अंत में उसका मूल्य एक तरीके से कितना होता है, यानी कि मान लीजिए कि 6 प्रतियां का दाम 6 रुपये है, 7 प्रतियां का दाम 7 रुपये है, तो 6 रुपये का कोई सामान 1 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के तौर पर 7 रुपये का हो जाता है। यानी कि 1 साल के अंत में कितने का ब्याज लग रहा है, 6 यूनिट से 7 यूनिट हो गया, यानी कि 6 रुपये से 7 रुपया हो गया, तो 1 रुपये का ब्याज लग रहा है। ब्याज किस पे लगता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर। तो प्रिंसिपल मूलधन कितना था, 6 रुपये। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 16.66, यानी कि 16.7%, ये आपका रेट आएगा। ये आपका 16.7%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर हिंदी में इसे इंग्लिश में पढ़कर हिंदी में आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करके बता दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास टू दोज हु फेल्ड वाज 5:2, यानी कि जो एग्जाम में जितने कैंडिडेट ने भाग लिए थे उनमें से पास यानी कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का और फेल होने वाले छात्रों की यहाँ पर संख्याओं से क्या दिया गया, अनुपात में वैल्यू दिया गया। यानी कि ये जो है 5 यूनिट पास स्टूडेंट है, 2 यूनिट क्या है, फेल स्टूडेंट है। फिर आगे बोला जा रहा है कि इफ द नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स हैड बीन 14 मोर, यानी कि अगर जितने छात्र फेल हुए थे उनमें क्या हो जाती, 14 की वृद्धि हो जाती, यानी कि जितने छात्र फेल हुए थे उसमें 14 अधिक छात्र फेल हो जाते। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पास कैंडिडेट, यानी कि जो उत्तीर्ण होने वाले छात्र है फिर जो है उनका रेशियो और जो फेल होने वाले हैं उनके छात्रों से अनुपात कितना हो जाता, तो 4:3 हो जाता। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी कैंडिडेट पास द एग्जामिनेशन, कितने छात्र जो है क्या हुए, एग्जामिनेशन पास कर पाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया, 5:2 दिया गया, और ये क्या दिया गया, पास स्टूडेंट का यहाँ पर दिया गया यूनिट में वैल्यू, और इधर आपके फेल स्टूडेंट का यूनिट में वैल्यू दिया गया। ये आपके पास स्टूडेंट, ये आपके फेल स्टूडेंट है। फिर यहाँ पर क्या बोला गया कि बाद में जो है जब 14 लोग जो है क्या हो गए, वृद्धि हो गए फेल होने, यानी कि छात्रों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं बोला गया कि छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। छात्रों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, सिर्फ क्या हो गए, जो
14 छात्र ये जो पहले पास थे, तो यहाँ पर बोला है कि 14 छात्र जो पहले पास है अब उसके जगह 14 छात्र क्या हो गए, फेल एक्स्ट्रा हो जाए, तब उनका अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर फेल होने वाले छात्रों की संख्या में कितने की वृद्धि हो गई, 14 की। टोटल छात्र पहले कितने थे, 5 2 7 यूनिट, नीचे भी कितना है, 4 3 7 यूनिट है, यानी कि दोनों जगह छात्रों की संख्या अभी भी बराबर ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कितने यूनिट में कितना वृद्धि देखने को मिल रहा है, 2 यूनिट पहले फेल था, अब कितना हो गया, 3 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने छात्र है, तो 14 छात्र है। पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी कैंडिडेट पास्ड। तो ये तो आपका शुरुआत में जो है पास कितने थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है शुरुआत में पास कितने थे, 5 यूनिट पास थे। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 14 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 25 70, यानी कि पास स्टूडेंट जो है संख्या कितनी है, तो 70 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।